नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत अगली वीडियो आप लोगों के लिए, तो जिनका भी एग्जाम बाकी है वो ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको ज़रूर कवर करें। ये आपको लंबे समय के लिए फ़ायदा देंगे, है ना। ये सिर्फ एमटीएस एग्जाम में ही नहीं, आगामी समय में आप जो भी अटेंड करेंगे एग्जाम, सभी में आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल सीजीएल की प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं आ पाई थी, क्योंकि कल से लेकर आज तक मैं बुक एंड ऑथर्स की जो पुस्तक है उस पर व्यस्त था, और आज मैंने अपलोड कर दिया है किताब और उनसे संबंधित लेखक। एक ऐसी तरीके से मैंने बनाया है जहाँ पे जितने जिस जिस राइटर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी राइटरों को शामिल किया हूँ। साथ ही साथ देश के राजनेता हो या फिर विदेश के राजनेता हो, उनके जो बुक हैं उनको एक ही साथ, इसके साथ ही जो भी प्लेयर्स हैं उनके आप बायोग्राफी को एक साथ शामिल किया हूँ। तो एक सिस्टेमेटिक ढंग में जो है किताब वाला वीडियो बनाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, देख सकते हैं ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1995 में करा गया था। कब करा गया था? 1995 में करा गया था। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय की ये पहल है ना। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत आपसे बार बार पूछा जाता है, 1989 में करा गया था जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, और सिर्फ नरेगा कहेगा तो इसकी अधिनियम 2005 में पारित हुई थी। ठीक है, देखिए पहले ये नरेगा ही था, बाद में इसमें महात्मा गांधी शब्द को जोड़ा गया और एम पहले आ गया तो मनरेगा हो गया। ठीक है, मनरेगा के तहत कितने दिन की रोजगार मिलती है अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो 100 डेज की रोजगार जो है गारंटीड दिए जाते हैं ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पहले ये 90 दिन था, लेकिन अब जो है ये 100 दिन है। ठीक है, इसके अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये 1999 में आया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और लेटेस्ट योजना तो मैं बहुत सारे बता रखा हूँ। उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, कन्या सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम वानी योजना है, पीएम कौशल विकास योजना है ना। तो ये जो भी है ये सब मैंने डेट, मंत्रालय, कब, यहाँ तक की तो याद हो गए होंगे। देखिए मैंने कल भी बताया था, उज्ज्वला उजाला एक ही दिन स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक साल का गैप है। उजाला योजना जो है ये एलईडी से संबंधित है, जैसा कि आप जानते हैं। इसकी शुरुआत आपका 2015 में 1 मई को हुआ है ना। और उज्ज्वला योजना जो है ये आपका एलपीजी कनेक्शन से है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ है ना। तीन दोनों एक ही साथ निपट गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या समृद्धि योजना, ये दोनों को एक साथ रख लेंगे 2015 में, है ना। इसके अलावा बहुत सारे योजना है, जैसे उड़ान है ना, 17 में आया था, है ना, जो उड़े देश का आम नागरिक, आम है ना, ये जो हवाई सुविधा मुहैया कम खर्च पे, है ना, ये वाला स्कीम। और पीएम वानी योजना क्या है, तो सार्वजनिक स्थल पे वाईफाई लगाने से है। कौशल विकास योजना क्या है, तो युवाओं को ट्रेंड किया जाता है। मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा योजना ये काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, लोन मुहैया कराते हैं। मैक्सिमम लोन की सीमा इसमें मैंने बता रखा है, 10 लाख रुपये होती है आपका मुद्रा योजना के तहत मैक्सिमम लोन की जो है सीमा होती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितनी रकम प्रदान की जाती है? 6,000 रुपया। कितने किस्त में? 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपया में। पीएम सुरक्षा योजना में मरने वाले के परिजन को कितने रुपए? तो 2 लाख रुपये। तो ये सब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है योजना के तहत, है ना। इसके अलावा ये शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आज ही हमने बताया भाई, पुस्तक पे एक जो है मास्टर वीडियो लगभग आधे घंटे का है, आप देख लीजिएगा। आपको जो है 99% चांस है कि कोई भी क्वेश्चन पुस्तक से ना छूटे एग्जाम के अंदर, है ना। तो ये शॉर्ट हिस्ट्री के लेखक दादा अभिनव बिंद्रा साहब हैं। अब अभिनव बिंद्रा साहब के बारे में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रथम ऐसे भारतीय हुए जो ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत रूप से, यानी पार्टिकुलर, है ना, ये जो है गोल्ड जीते थे खुद के, मतलब व्यक्तिगत रूप से, नो इन्वॉल्व एनी मतलब कोई और भी प्लेयर, है ना। तो मतलब ये शूटिंग के अंदर एकलौता जो है व्यक्तिगत रूप से उस ओलंपिक में भी जीत पाए थे, और ये प्रथम भी है इंडिया के अंदर कि भाई व्यक्तिगत रूप से जीते हैं। इसके बाद सेकेंड पर्सन आपका नीरज चोपड़ा बने हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीत पाए हैं, और 8 गोल्ड जो है हॉकी में जीता गया है। तो टोटल 10 गोल्ड है, जिसमें से एक अभिनव बिंद्रा जीते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से, और नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 20 में भाला फेंक के अंदर द्वितीय व्यक्तिगत रूप से जीतने वाला, और 8 गोल्ड जो है सिर्फ हॉकी में जीता गया है। ठीक है, तो 10 गोल्ड हो गया।
तो अभिनव बिंद्रा साहब का ये किताब जरूर याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स, इस पुस्तक के लेखिका सानिया मिर्जा हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, है ना। तो ये बात तो जानते ही हैं, शोएब मलिक को लेके आप जानते ही हैं इनको, है ना। इसके अलावा बिलीव क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया, ये सुरेश रैना की पुस्तक है। बिलीव व्हाट टॉट टू क्रिकेट, इस प्रकार की पुस्तक है ना। तो जो है ये बिलीव पुस्तक के लेखक जो है ये सुरेश रैना जी हैं। सुरेश रैना संन्यास ले लिया क्रिकेट से। और सुरेश रैना के बारे में क्या है कि ये तीनों फॉर्मेट में, है ना, टेस्ट में, T20 में और ODI में, इन तीनों में जो है प्रथम बार शतक लगाने वाला भारतीय है ना। तो पहला तीनों फॉर्मेट में शतक तक पहुंचने वाला भारतीय सुरेश रैना है, इसे ध्यान रखेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली BCCI के पूर्व में अध्यक्ष है, पूर्व भारतीय कप्तान है ना। अभी BCCI के अध्यक्ष जो है आपका रोजर बिन्नी है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एहोल किसकी राजधानी है, तो ये आपका जो है चालुक्य का हो जाएगा, चालुक्य का हो जाएगा। इसका आंसर लिखना भूल गया है ना, ये चालुक्य का राजधानी हो जाएगा आपका एहोल, है ना। इसके अलावा गुरु पंकज चरणदास किस नृत्य से संबंधित है, देखिए गुरु पंकज चरणदास जो है ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है, गुरु पंकज चरण दास, है ना। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, संजुक्ता पन्नीगिरी, सोनल मानसिंह, सुजाता महापात्रा, ये सभी के सभी ओडिसी नृत्य के प्रमुख नर्तक एवं नर्तकी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर जो है ये लेटेस्ट है, आपको लूसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा ये, है ना। कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, ये जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है ना। इसके अलावा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी को ध्यान रखेंगे। ये सब जो है आपके किससे हैं, कथक से हैं, कथक उत्तर भारत के हैं। गुरु कच्छू महाराज है, कच्छू कुरूप होगा, है ना, गुरु कच्छू कुरूप, है ना, कच्छू कुरूप इस प्रकार से नाम है इसका, है ना। इसके अलावा कोटक्कल शिवरामन, ये दोनों जो है कथकली से संबंधित है, कच्छू कुरूप और कोटक्कल शिवरामन, है ना। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब जो है आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी से वेदांतम सत्यनारायण भी संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, वेदांतम सत्यनारायण साहब को, ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति को देख के घबराइए नहीं, ये भरतनाट्यम भी कर लेते हैं। मैंने बताया भाई एक आदमी एक से अधिक काम तो कर ही सकता है ना, तभी तो आदमी है ना। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम और जो है कुचिपुड़ी दोनों कर लेती है, उसी प्रकार से जैसे सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है, राइट। लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये सब जो है भरतनाट्यम, टी वाला सरस्वती, ये जो है भरतनाट्यम के प्रमुख जो है कैरेक्टर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है, सबसे बाहरी परत जो होती है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए अपने पास कोशिका मेनली दो प्रकार के हैं, एक तो आपका जंतु कोशिका है जी, और एक आपका जो है क्या है, पादप कोशिका है। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जो एनिमल वाला है और जो प्लांट वाला है, तो दोनों में थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस मैंने समझा रखा है आपका, कि जो एनिमल वाला होता है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसमें जो है वॉक्यूल यानी रिक्तिका जो है, रिक्तिका की अभाव होती है या छोटी होती है आपका किसमें, एनिमल वाला में। लेकिन यही दोनों चीज जो है डिफरेंशिएट कर देता है और अलग बनाता है पादप कोशिका को। और भी बहुत सारे चीज फर्क होता है, लेकिन ये दोनों बेसिक और बड़ी फर्क है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है ये दोनों बातें, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनिमल की सेल होती है, जो जंतु की कोशिका होती है, उसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो भाई कोशिका झिल्ली कहा जाता है इसको, है ना। यह अर्धपारगम्य प्रकार का होता है ना, मेम्ब्रेन, है ना। तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है जंतु कोशिका के बाहरी भाग को। वहीं पे जो पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग है, इसे सेल वॉल ही कहते हैं ना, सेल वॉल, इसे शिलालेख भी कह देते हैं, पादप का शिलालेख, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। शिलालेख तो आप समझते हैं ना, पत्थर वगैरह के होते हैं, जैसे अशोक का शिलालेख, है ना। तो पादप का जो है शिलालेख भी कह देते हैं सेल वॉल को, यानी कोशिका भित्ति को, राइट। और ये सिर्फ पादप कोशिका में ही होती है, ध्यान रखेंगे। सेल वॉल किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज के बने होते हैं। तो ये
बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा पादप कोशिका में ही विशेषता है कि आपका जो है पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल वगैरह यानी लवक कह दीजिए, तो लवक जो है ये पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा कोशिका के कुछ अंग हैं जिसको अपने अलग अलग उपनाम दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सब कोशिका के अंदर कुछ पार्ट है जिसके अपने अपने अलग नाम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तत्पश्चात जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, जो आपको यहाँ पर ही दिख रहा होगा, है ना। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि चोलों के शासनकाल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके एचसीएम में पूछे गए हैं। एचसीएम सीआरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल शासनकाल में या चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मणों की दान दी जाती थी भूमि, उसको क्या कहा जाता था। तो उसको ब्रह्मदेह कहा जाता था। क्या? ब्रह्मदेह। आपने गाँव घर में खास करके यूपी में ब्रह्मभोज होती है, ब्रह्मभोज, है ना, ब्रह्मभोज। अब मैं यूपी का तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे कलीग हैं, मेरे साथ काम करते हैं, अधिकांश यूपी के ही हैं, तो वो भी बताते रहते हैं गांव जाना है, ब्रह्मभोज करवाना है। तो ब्रह्मभोज होता है यूपी के अंदर, है ना। ये मैं याद ऐसे ही बता दिया, है ना। लेकिन ब्रह्मदेह जो है चोलों के शासनकाल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो है भूमि था। नाम से स्पष्ट है ब्रह्मदेह, लेकिन देह का अर्थ कई चीज हो सकते हैं, लेकिन भूमि के रिलेशन में देह कहा जाता है ब्रह्मदेह, है ना। ये ध्यान रखेंगे। मंदिरों को दी जाने वाली भूमि उसी काल में, यानी उसी काल मतलब चोलों के काल में, तो इसे देवदान कहा जाता है। क्या? देवदान कहा जाता था मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयालय। ये तो आप भी जानते हैं। और विजयालय जो है ये तो है, ये है चोल साम्राज्य के संस्थापक। लेकिन चोल में जो सबसे फेमस राजा हुए अपने कृत्य के लिए, ये राजराज प्रथम है और एक आपका राजेंद्र प्रथम है। इन दोनों का नाम काफी ज्यादा फेमस है। राजराज प्रथम क्या गुल खिलाए? तो तंजौर जो तमिलनाडु के अंदर है, इसे तंजावुर भी कहते हैं। यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर या इसे ही राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है ना, क्योंकि ये राजराज ने बनवाया है, तो ये बनवाए थे। इसके अलावा चोल वंश की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? उदयवीर। बाद में कई सारे शासक इसकी अपनी राजधानी तंजौर को बनाया, है ना। तो चोल वंश के पास भी दो राजधानी थी, उदयवीर और तंजौर। चोल वंश की राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो बाघ था, बाघ, है ना। जिस प्रकार से उस दिन पूछा गया था भाई कि चेर की जो है, चेरों का राजकीय चिन्ह क्या है ना। तो तीर कमान था, है ना। तो उसी प्रकार से जो है आपका चोल का राजकीय चिन्ह बाघ है ना। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंडा कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास में कौन सा वंश है जो श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था, तो आपको आंसर देना है चोल शासक। बिकॉज चोल के पास जो है नेवी पावर काफी स्ट्रांग थी, नौसैनिक शक्ति, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो भाई वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा चलाया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है। देखिए इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर ये चलाए हैं आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। नाम से स्पष्ट है भाई, फर्टिलाइजर कौन चलाएगा? आप सोना विभाग थोड़ी चलाएगा, है ना। तो ये कौन चलाया है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, है ना। इसके अलावा कनक राजू को पद्म श्री कब मिला था? अब ये कनक राजू कौन है भाई? तो काफी फेमस कैरेक्टर हैं कनक राजू। ये आदिवासी नृत्य के जो है प्रतिपादक कहे जाते हैं कनक राजू। इनको 2021 में जो है पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये कौन से नृत्य करते हैं? तो भाई ये गुसादी नृत्य करते हैं, गुसादी, है ना। ये आदिवासी लोक नृत्य है ना, जो करते हैं आपका कनक राजू, है ना, कनक राजू। तो इनको जो है अवार्ड दिया गया 2021 में। गिरिजा देवी इसी प्रकार से नाम अचीव करे हैं गिरिजा देवी। ये किससे संबंधित है? ठुमरी से। देखिए ठुमरी बहुत सारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं वो भी गाते हैं, जो कर्नाटक संगीतज्ञ हैं वो भी गाते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो है इसी में अपना जो है पहचान बनाई थी। कौन? गिरिजा देवी। इसीलिए इसे ठुमरी की रानी भी कही जाती है। इसके अलावा मंजमा जोगत्ती जो है ये ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं। तो ये पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अपने प्रकार की महिला थी। कौन? मंजमा जोगत्ती। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है ना।
दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दादा? दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। पास्कल के सिद्धांत पे कई सारे चीज काम करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक टेलर, ये सब पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपने जो बड़े बड़े ब्रिज बनता है, जो बड़े बड़े पुला बनता है, खास करके रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म बनाने वाली जो प्लेटफार्म के बगल से जो आपका पुला वगैरह रहता है, शेड वगैरह बनाया जाता है, उसमें बड़े बड़े पिलर की जरूरत होती है, या फिर स्टेशन बनाने के लिए बड़े बड़े पिलर की जरूरत होती है आजकल, है ना। तो ये जो गड्ढा डिग करने का काम करता है ना, ये भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। एक ऐसा रहता है मुंह, अब इतना गड़गड़ करके मतलब एकदम जोर से मार मार के गड्ढा करता है, जिसमें पिलर बैठाया जाता है सीमेंट बालू को जमा के। तो ये भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। फिलहाल यहाँ पे दो चीज ध्यान रखें, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक टेलर, ये जो है आपका किस पे काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पे, जो दाब का मात्रक होता है। इसके अलावा बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक डाइन भी होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में होता है, और ये एसआई मात्रक है न्यूटन, है ना। इसके अलावा ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। देखिए, ताप कई पैमाने पर आप मापते हैं, केल्विन पर मापते हैं, फ़ारेनहाइट पे मापते हैं, सेल्सियस पे मापते हैं, लेकिन जो एसआई पैमाने में इसके लिए मात्रक चूज किए गए हैं, ये केल्विन है। केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे रिलेशन स्थापित करना भी आपको आना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर आपसे किसी चीज की टेम्परेचर पूछ देगा, और ज्यादा टेम्परेचर शरीर की ही पूछी जाती है। आपसे पूछ दिया कि शरीर की टेम्परेचर कितनी होती है, आपने 37 डिग्री सी याद करके रखा है, लेकिन दे दिया केल्विन में, तो दिक्कत हो जाएगा। केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस से आपको 273 ऐड करना होता है, तो 273 और 37 जोड़ेंगे तो हमारे ख्याल से 7 3 10 310 हो जाएगा, है ना। 310 ही हो जाएगा ना। 273 और 37 कितना हो गया भैया, है ना, 310 हो जाएगा। 310 केल्विन होता है मानव शरीर की टेम्परेचर लगभग, है ना। और सेल्सियस में 37 के करीब होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.67 के करीब होता है ना। ये क्या होता है? मानव शरीर की टेम्परेचर होती है नॉर्मली, है ना। तो ये केल्विन है टेम्परेचर की ओरिजिनल मात्रक, बाद बाकी ज्योति तीव्रता, है ना, इसके अलावा प्रतिदीप्ति, ये सब की भी मात्रक आपको देखना है ना। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के आयोजन किस शहर में हुआ था? तो भैया चेन्नई में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका कि कहां पर आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, तो वेन्यू से क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। अब आपकी जो बारी है कि इसमें विजेता कौन रहे, तो भैया उज्बेकिस्तान जो है, ये ओलंपियाड जो चेस की प्रतियोगिता होती है, जो इस बार के 44वां वाला 2022 के अंदर चेन्नई के अंदर कराया गया, तो इसमें उज्बेकिस्तान को गोल्ड मिला और इसे विजेता घोषित करा गया है, ठीक है। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए, साइमन कमीशन बन के तैयार हुआ था 1927 में, लेकिन भारत आता है 1928 में। इस कमीशन को गोरो का कमीशन कहा गया था। गोरो मतलब व्हाइट मैन कमीशन। इस कमीशन का विरोध करके लाला लाजपत राय लाठी चार्ज के शिकार हो गए, है ना। लाला लाजपत राय, है ना, लाजपत, है ना। तो बाद में इनकी मृत्यु इसी कारण से हुई। इसके अलावा जो साइमन कमीशन है, ये जो है प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए आए थे इंडिया में भैया, है ना। इसके अलावा कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? संवैधानिक ढांचा को तैयार करना, है ना, संवैधानिक ढांचा को तैयार करना कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था। ये कब आता है? 1946 में आता है। अगर आपसे कोई पूछे कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 3 सदस्य थे, है ना। स्टोपर्ट क्रिप्स थे, एबीजे अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो ये 3 सदस्य थे। कभी कभी आपसे तीनों का नाम देके वो चौथा नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, तो चौथा को जो है आपको चुनना होगा। स्टोपर्ट क्रिप्स, एबीजे अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इन तीनों के अलावा कोई एक नाम हो सकता है जो आपका आंसर होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है। भारत के संविधान के अधिकांश हिस्सा कहाँ से जो है ग्रहण किया गया है? मैं हर बार बताता हूँ ये बात कि भारत जो है करीब 12 या 11 देशों से, या 11 देशों से जो है मतलब तथ्यों को अपनाया है। फिर भी सबसे अधिक जो तथ्यों को अपनाने वाली जगह है वो एक ही अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से सबसे ज्यादा चीजों को जो है संविधान में ग्रहण किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पहले संपूर्ण विश्व का जो है एक पेंजिया कहा जाता था उसे। जब पेंजिया पतन हुआ तो जो संपूर्ण संसार है 2 भागों में बटा, एक तो आपका अंगारा लैंड में बटा और एक आपका गोंडवाना लैंड में बटा, है ना। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आते हैं ये आपसे पूछा गया है।
है ना। तो गोंडवाना लैंड में देखिए जो आता है, ये तो सबसे पहले भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है, न्यूजीलैंड भी इसी में आ जाएगा, न्यूजीलैंड भी वही है, न्यूजीलैंड आ जाएगा इसमें, है ना, न्यूजीलैंड आ जाएगा, अरब भी आ जाएगा, है ना, अरब। तो ये सब जो है आपके गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, है ना। तो याद रखने के लिए एक बार इसके साथ साथ मैप देख लें, नक्शा देख लें, यहाँ पे तो मैं अवेलेबल नहीं है, नहीं तो दिखा देता, नक्शा देख लें एक बार इन सबको। तो ये सब जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया, क्या इसे काट दीजिए, नहीं को काट दीजिए, ये सब गोंडवाना लैंड में है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये पतन होने के बाद दो भागों में बटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये तो बता ही दिया। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये जो हिमालय पर्वत है इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। हिमालय पर्वत जहां आज है वहां पे प्राचीन समय में टेथीज सागर हुआ करता था, और जब ये दोनों प्लेट टकराए, मान लीजिए ये प्लेट है हमारा, है ना, ये हमारा प्लेट है, जब यहाँ पे टकराए और इस बीच में टेथीज सागर है, तो ये जो है उथला हो गए, उठने लगे ऊपर टकराने से, और इसके जो गाद है, अवसाद है, यही जमा हो के आज जो है हिमालय है ना, यही हिमालय है। ये समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप समझिए कि मान लीजिए कि छोटा सा नाला में, मतलब छोटा सा गड्ढा में 4 लीटर पानी है, दोनों साइड से आप मिट्टी डालेंगे तो पानी की स्तर जो है मिट्टी के सोखने से जो बचता है ऊपरे उठता जाता है ना। तो यही चीज हुआ हिमालय के साथ, उभर के हिमालय बन गया और टेथी सागर गायब हो गए, है ना। बाद बाकी तो 3 पन्ना में ये चीज समझा जा सकता है ना। बाद बाकी देहाती में इतना ही काफी है, आपके एग्जाम पास करना है जी, आपको पीएचडी नहीं करना है ना। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार नागालैंड में वृद्धि दर कितनी है। देखिए आप जानते हैं कि देश की दशकीय वृद्धि में नागालैंड जो है 2011 में सबसे कम योगदान दिया, सबसे कम योगदान क्या दिया, घटा भी दिया, है ना। तो यहाँ पे आपको नागालैंड की पार्टिकुलर ग्रोथ रेट पूछा जा सकता है। तो नागालैंड की पार्टिकुलर ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो आपके सामने ये ग्राफ है। नागालैंड में जो है आपका सबसे कम 0.6% माइनस में चला गया था जनसंख्या वृद्धि, है ना। यानी कि यूं कहे कि अगर 1% से कम, यानी मान लीजिए 1000 आदमी है तो उसका 0.6% जो है घट गया, मतलब कितना घट गया, है ना, 100 पे 0.6 घट गया, है ना। तो 1000 पे 6 घट जाएगा, है ना। तो 6 व्यक्ति घट गए, 1000 में से 994 रह गए, है ना। तो ऐसे समझिए नागालैंड में जो है इतना घट गया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि रहा था, है ना, इसी जनगणना 2011 के अनुसार ये मेघालय में रहा था, लगभग 28 के करीब है। यानी 100 की जनसंख्या 2001 में रहा होगा तो 128 हो गया रहेगा मेघालय में 2011 के अनुसार। और भी 2011 के अनुसार कुछ कुछ याद रखना है। फर्टिलिटी रेट में बार बार बताता हूँ 2.2 है। लिटरेसी रेट है ना 74.04 है ना। इसके अलावा डेंसिटी 382 है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 943 है ना। ये सब कुछ बातें जो है आपको जनगणना के बारे में जरूर ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक महाराष्ट्र है। अर्बन जनसंख्या में सबसे कम अर्बन जनसंख्या भी सिक्किम है, सबसे कम रूरल जनसंख्या भी सिक्किम है ना। ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक अर्बन जनसंख्या गोवा के अंदर है ना। सबसे अधिक रूरल जनसंख्या यूपी के अंदर है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरला के अंदर है, सबसे अधिक लिटरेसी केरला के अंदर है। तो ये सभी बात है जो आपको जनगणना के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जनगणना के इतिहास के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। 1872 में स्टार्ट हुआ था, मेयो के समय। मेयो की हत्या हो गई थी कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। 1881 से लगातार हो रहा है। रिपन के समय से, इत्तेफाक से ये क्वेश्चन भी रिपन से रिलेटेड ही है। इल्बर्ट बिल के पास होने के समय अंग्रेज वायसराय कौन थे, तो 1883 में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन ही था, ठीक है। इसके अलावा मैं जनगणना पे था तो पहले जनगणना पे आ जाऊं। जनगणना जो है 10 वर्ष के अंतराल पे लगातार हो रही है। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था, अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था। अंडर प्रोसेस 2021 की जनगणना है। जो 2021 में जनगणना हो रही है ओवरऑल 16वीं जनगणना है, और जो आपका 2011 में हुआ था ये 15वीं जनगणना हुआ था। 2021 में जो जनगणना हो रहा है आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल पे होती है, तो 5 ईयर के अंतराल पे होती है। एक क्वेश्चन आया है कि भाई जाति आधारित जनगणना कराने वाला प्रथम स्टेट कौन सा है, तो बिहार है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इल्बर्ट बिल के समय जो वायसराय है ये रिपन हो गया, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा, राजस्थान की
सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? देखिए, राजस्थान की कहे या फिर अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी कहे, दोनों बात बराबर है। तो ये है आपका गुरु शिखर। अरावली पर्वत को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो गुरु शिखर जो है अरावली के अंतर्गत एक चोटी है जो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी मैंने कल सुबह बताया है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है ये नंदा देवी है, दूसरा नंबर के जो है आपका कामेत है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लोटा है ना। इसके अलावा उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये सब कुछ बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। पारसनाथ की चोटी जो है झारखंड में है। बाला भास्करन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन बजाते थे बाला भास्करन। इसके अलावा अनुच्छेद 71 का संबंध किससे है? इंपोर्टेंट करके रखेंगे। 71 बहुत दिन से एग्जाम में नहीं आया है लेकिन इंपोर्टेंट रखती है अपने आप में, जो है रिजर्व करता है कि मुझे एग्जाम में ले चलो भैया, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 71 जो है ये कहता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित उत्पन्न विवाद है ना किसी भी कारणवश है ना, तो इसका निपटारा जो है ये सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये कौन कहता है? आर्टिकल 71 कहता है ना। मैंने बताया भी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से नीचे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो है मतलब झगड़ा को राज्य के सत्र न्यायालय में अगर जो है सुलझाया जाने लगे तो गरिमा की हास हो जाएगी, है ना। यानी जिसके जज को या फिर जो भी है जो बॉडी को ही बनाते हैं उनकी फैसला इसी में हो रही, तो क्या मतलब रह गया, है ना। तो इसीलिए जो है ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी बॉडी जो है न्यायपालिका का, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ही है ना। इससे बड़ा कोई नहीं है ना। तो ये निपटाएंगे। ये कौन से आर्टिकल में कहा जाता है? 71 में, है ना। इसके अलावा जो अनुच्छेद 72 है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से है। अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसके अलावा अनुच्छेद 1, 2, 3 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 108 जो है राष्ट्रपति के ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक या धन विधेयक के मामले में जो है ज्वाइंट सीटिंग का प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद जो है ये 52 में है और महाभियोग जो है 61 में है। महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये थे आज के एमटीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट की वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।